हाँ बेटा, 11th क्लास का बायोलॉजी का अगला लेक्चर आज शुरू कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा था, हमने तीसरा चैप्टर शुरू किया था और उसमें चैप्टर का नाम था पादप जगत। ठीक है, यानी आर.एच. विटेकर की जो पंच जगत प्रणाली है उसी को क्या किया था आगे। उसमें एक जगत आता है चौथा जिसका नाम है प्लांटी जगत को आगे 4 समूहों में बांटा था। कौन कौन से समूह थे? शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब क्या कर रहे हैं अपन, एक एक करके उन 5 समूह को पढ़ रहे हैं, जिनमें हम पहला समूह शैवाल शुरू कर चुके थे और उसके सामान्य लक्षण हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब आता है आगे शैवालों का वर्गीकरण आएगा। शैवालों का वर्गीकरण, तो शैवालों का वर्गीकरण जो है वो वर्गीकृत किया गया शैवालों को कितने समूहों में? 3 समूहों में। वो 3 समूह कौन कौन से हैं? नंबर 1, पहले का नाम है क्लोरोफाइसी। कौन सा समूह है? पहला वर्ग क्लोरोफाइसी। दूसरा है फियोफाइसी और तीसरा है रोडोफाइसी। 3 हो गए, पहला क्लोरोफाइसी, दूसरा फियोफाइसी और तीसरा है रोडोफाइसी। अब क्या करना है, ये जो 3 हमने क्या बना लिए? वर्ग बना लिए। 3 वर्ग हो गए। अब इन तीनों वर्गों के विशिष्ट लक्षणों को अपन क्या करेंगे, एक सारणी में बनाते हैं ताकि वो हमें याद रहे बजाय हम पॉइंट के लिखने के। ठीक है, तो सारणी बनाते हैं हम। देखिए, सारणी में क्या करना है हमको, पहला जो कॉलम रखना है किसका आएगा? वो शैवाल समूह। पहला कॉलम किसका आएगा? शैवाल समूह का। शैवाल समूह कितने बनाए हमने? 3। तो इसका मतलब इस पूरे भाग को हम 3 भागों में बांट देंगे। पहला नाम लिख देते हैं क्लोरोफाइसी, दूसरा नाम लिख देते हैं फियोफाइसी और तीसरा नाम लिख देते हैं रोडोफाइसी। तीनों नाम लिख दिए। अब सबसे पहला क्या रखेंगे हम? इसमें सबसे पहले लिखा जाता है प्रमुख वर्णक। प्रमुख वर्णक। अब प्रमुख वर्णक में ध्यान देना है कि हरित लवक या क्लोरोफिल जो होता है वो तो तीनों में ही मिलेगा, अलग अलग प्रकार का, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया या स्वयंपोषी अगर इनको कहते हैं ऑटोट्रॉफ, तो क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें फोटोसिंथेसिस होता है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? क्लोरोफिल की। तो क्लोरोफिल तो क्या होगा? सब में ही रहेगा, लेकिन उनके अलावा कुछ मुख्य वर्णक होते हैं जिनकी वजह से इनके रंग प्रदर्शित होते हैं और उसी वजह से इनके सामान्य नाम भी बदल जाते हैं, है ना। चाहो तो पहले सामान्य नाम भी लिख सकते हैं अपन, तो पहले सामान्य नाम ही लिखें अपन, वर्णक उसके बाद दूसरे नंबर पर लेंगे सामान्य नाम।
क्लोरोफाइसी वर्ग के शैवालों को कहा जाता है हरे शैवाल। क्या कहते हैं इनको? हरे शैवाल, क्योंकि इनका रंग कैसा होता है? हरे रंग के शैवाल होते हैं ये। फियोफाइसी वर्ग के शैवालों को कहते हैं भूरे शैवाल, ब्राउन एल्गी, और रोडोफाइसी को कहते हैं रेड एल्गी यानी लाल शैवाल। ये इनके क्या हो गए? सामान्य नाम। अब इन सामान्य नामों को क्यों दिया गया है, ये इसका कारण आगे वाले कॉलम में आएगा। फिर आते हैं क्या? प्रमुख वर्णक। क्या आ गए? प्रमुख वर्णक। अब प्रमुख वर्णकों में हरे शैवालों में क्या क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए और बी की अधिकता के कारण क्लोरोफाइसी वर्ग के सदस्यों का रंग कैसा होता है? हरे रंग का। इसलिए इनको क्या कहते हैं? हरे शैवाल कहते हैं। फियोफाइसी या भूरे शैवालों में क्लोरोफिल ए और सी उपस्थित होता है, लेकिन इसके अलावा एक वर्णक जिसका नाम है फ्यूकोजेंथिन। क्या नाम है? फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन जो वर्णक होता है, पिगमेंट होता है, उसकी क्लोरोफिल ए और सी से ज़्यादा मात्रा होती है, अधिकता होती है, और इस फ्यूकोजेंथिन के कारण ही जो फियोफाइसी वर्ग के एल्गी होते हैं उनका कलर कैसा होता है? ब्राउन, भूरा कलर होता है, फ्यूकोजेंथिन के कारण। ठीक है। अब आते हैं रोडोफाइसी या लाल शैवाल में, तो इसमें क्लोरोफिल ए और डी होता है, और इसके अलावा एक वर्णक होता है फाइकोइरथ्रिन। कौन सा वर्णक होता है? फाइकोइरथ्रिन। और इस फाइकोइरथ्रिन के कारण ही इन शैवालों का रंग कैसा हो जाता है? रेड। रेड एल्गी कहते हैं इनको, रोडोफाइसी को। ठीक है। मुख्य वर्णक हो गए। मुख्य वर्णक के बाद अपन अगला कॉलम किसका लेंगे? संचित भोज्य पदार्थ का, यानी इन शैवालों की कोशिकाओं में भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित रहता है, स्टोर रहता है? तो क्लोरोफाइसी में ये सामान्य स्टार्च के रूप में भोज्य पदार्थ को संचित करके रखा जाता है। दूसरा फियोफाइसी लेते हैं, तो फियोफाइसी में एक तो आता है मैनीटॉल। क्या आता है? मैनीटॉल। और इसके अलावा एक आता है लेमिनेरिन। लेमिनेरिन, ध्यान देना, मैनीटॉल एक एल्कोहलिक पदार्थ है और लेमिनेरिन क्या है? स्टार्च है। ठीक है। तो फियोफाइसी में मैनीटॉल और लेमिनेरिन के रूप में फूड रिजर्व रहता है, और रोडोफाइसी में एक विशेष प्रकार की स्टार्च है, फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में ये संचित रहता है। किस रूप में संचित रहता है? फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में। ठीक है। अब अगला कॉलम बनाते हैं। इसमें अगला कॉलम रहेगा किसका? कशाभिकाओं का, फ्लैजेला, कशाभिका। तो क्लोरोफाइसी में कशाभिका की संख्या व स्थिति। क्लोरोफाइसी के सदस्यों में कशाभिकाओं की संख्या 2 और कहाँ पाए जाते हैं? एपिकल स्थिति होती है इनकी, यानी शीर्ष पर। कशाभिकाओं की संख्या 2 और कहाँ? शीर्ष पर पाए जाते हैं। फियोफाइसी में संख्या होती है 2 से 8 और स्थिति होती है इनकी कैसी?
पार्श्वीय लेटरल साइड में पाए जाते हैं, और रोडोफाइसी में ये एब्सेंट होते हैं। रोडोफाइसी में क्या होता है, ये एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा अपन क्या ले सकते हैं आगे, उदाहरण एग्जाम्पल लिख सकते हैं एक कॉलम में। उदाहरण में देखिए, क्लोरोफाइसी में अपन ले सकते हैं उदाहरण किसका, जैसे वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, एक और लिख दें अपन क्लोरेला। ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, क्लोरोफाइसी के सदस्य के हैं। फियोफाइसी में अपन उदाहरण लेते हैं किसका, जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया एक्टोकार्पस, क्या ले लिया, एक्टोकार्पस। और रोडोफाइसी में एग्जाम्पल लेते हैं किसका, पॉलीसाइफोनिया का। किसका एग्जाम्पल ले लिया, पॉलीसाइफोनिया का। इसके अलावा अगर चाहें तो अपन एक आवास का कॉलम और बढ़ा सकते हैं। आवास में क्या होता है, ध्यान रखना है, क्लोरोफाइसी सदैव कैसे आवास में पाए जाते हैं, अलवणीय जल में। कैसे आवास में पाए जाते हैं, अलवणीय जल में। अलवणीय जल का मतलब क्या होता है, फ्रेश वाटर, यानी ऐसा मीठा पानी एक तरह से कह सकते हैं, जैसे तालाब, पोखर, झील, पानी के भरे हुए गड्ढे, यानी समुद्र को छोड़ करके बाकी के जो वाटर सोर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, फ्रेश वाटर या अलवणीय जल कहते हैं। और लवणीय जल में कौन आते हैं, समुद्र आते हैं। फियोफाइसी के सदस्य दोनों प्रकार के आवास में मिलते हैं, अलवणीय व लवणीय जल। और रोडोफाइसी के सदस्य केवल कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र में, है ना। समुद्र का मतलब क्या हो गया, लवणीय जल हो गया। तो इस तरीके से यदि हम तीनों क्लास जो भी बनाई है हमने, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, इन तीनों क्लास को एक टेबल या सारणी में बना दें तो ये क्या होंगे, हमें याद रहेंगे। क्या रहेंगे, याद रहेंगे। इसलिए इसको किस में बनाते हैं, टेबल में बनाते हैं। चलिए, अब इसके बाद में दूसरा समूह आएगा पादपों का, और वो दूसरा समूह कौन सा है, ब्रायोफाइटा है। कौन सा है, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के सामान्य लक्षण पढ़ते हैं। दूसरी बात, पहली बात तो ये रहेगी कि जो ब्रायोफाइटा होता है वो एल्गी के बाद में लिया गया है। इसका मतलब ब्रायोफाइटा का विकास किससे हुआ है, एल्गी से हुआ है, शैवाल से हुआ है। ठीक है, तो अब अपन शुरू करते हैं दूसरा समूह, जिसका नाम है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा। सबसे पहली बात, ब्रायोफाइटा के अध्ययन को, या हम एक डेफिनेशन भी बना सकते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ब्रायोफाइटा का अध्ययन किया जाता है उसको कहते हैं ब्रायोलॉजी। क्या कहते हैं, ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी का मतलब ब्रायोफाइटा का अध्ययन क्या कहलाता है, ब्रायोलॉजी कहलाता है। फिर इसमें दूसरा एक और पॉइंट आता है, एक नाम आएगा एस बीर। क्या नाम आएगा, एस बीर। एस बीर को क्या कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। क्या कहते हैं,
फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी का मतलब भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक किसको कहा जाता है? एक प्रोफेसर हैं एस बीर को। किसको कहते हैं? एस बीर को भारतीय ब्रायोलॉजी का जनक कहा जाता है। ठीक है, अब इनके क्या करें, तीसरा पॉइंट एक और इसमें जोड़ते हैं। वो तीसरा क्या रहेगा कि ब्रायोफाइटा पादप जगत का उभयचर कहलाते हैं। यानी ब्रायोफाइटा क्या है? एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम, यानी पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं ब्रायोफाइट। ठीक है, अब उभयचर जो शब्द आया है, उभयचर का अर्थ क्या होता है? उभयचर का अर्थ होता है कि ऐसे जीव जो जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार के आवासों में रह सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उभयचर या एम्फीबिया कहलाते हैं। अब ब्रायोफाइट के लिए अपन क्या पढ़ते हैं? जैसे हमने शैवाल पढ़े, तो शैवालों का जो मुख्य आवास है वो कैसा है? जलीय है। तो कैसे पौधे हुए? एक्वेटिक, यानी जलीय पौधे। अब ब्रायोफाइट में क्या होता है? ये ब्रायोफाइट जो पौधे होते हैं वो जलीय आवास में भी उग सकते हैं और स्थलीय आवास में भी उग सकते हैं। लेकिन जो स्थलीय आवास उनका होता है उसमें एक कंडीशन रहती है, स्थलीय आवास कैसा होना चाहिए? नमी युक्त। कैसा होना चाहिए? नमी युक्त। नमी युक्त स्थलीय आवास पर ही आसानी से उग जाते हैं। इसलिए ब्रायोफाइटा को क्या कहते हैं? पादप जगत का उभयचर कहते हैं। ठीक है, अब इसके सामान्य लक्षण एक एक करके पढ़ेंगे। यहाँ पर केवल 3 वर्ड ध्यान रखने हैं। ब्रायोफाइटा का अध्ययन ब्रायोलॉजी कहलाता है। प्रोफेसर एस बीर को क्या कहते हैं? फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। और ब्रायोफाइटा पादप जगत का क्या कहलाते हैं? उभयचर कहलाते हैं। अब अपन लेते हैं एक एक करके इसके सामान्य लक्षण। ठीक है, पहला पॉइंट सामान्य लक्षणों का। सबसे पहली बात तो अपन आवास के बारे में लिखते हैं। तो आवास में क्या रहेगा कि ये जो ब्रायोफाइट होते हैं वो कैसे स्थानों पर उगते हैं? छायादार व नमी युक्त, छायादार व नमी युक्त आवास में उगते हैं। जैसे अब ये छायादार और नमी युक्त आवास कौन से होंगे? जैसे बड़े जंगल होते हैं तो उनमें जो बड़े पुराने पेड़ होते हैं उनके तने, शाखाएं, वहाँ पर बरसात ज़्यादा होती है, वो कैसे रहते हैं? गीले, है ना। या किसी झील जिसके चारों तरफ पेड़ लगे हुए हैं तो झील के किनारे, तालाब के किनारे, यानी छाया भी होनी चाहिए और वो आवास कैसा हो? नमी युक्त हो। ठीक है, ऐसे आवास में ब्रायोफाइट्स जो हैं ग्रो करते हैं या उगते हैं। ठीक है, नंबर 2, इनका जो पादप काय होता है, इनका पादप काय कैसा होता है? सुकायक होता है। कैसा होता है? सुकायक। सुकायक शब्द हमने शैवालों में पढ़ा था। सुकाय का अर्थ क्या होता है? ऐसे पादप काय जिनका जो शरीर है वो जड़, तना और पत्ती में विभेदित नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं? सुकाय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सुकाय। तो ब्रायोफाइटा का पादप काय कैसा होता है? सुकायक होता है। नेक्स्ट, थर्ड नंबर में अपन को ध्यान रखना है कि इनके आधार पर, आधारीय भाग पर तंतु समान भाग पर तंतु समान संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको कहते हैं मूलाभास। क्या कहते हैं? मूलाभास।
आपको यदि लाइकेन या सहवाग ध्यान हो तो वहाँ पर पढ़ा था हमने मूलिका। मूलिका से थोड़ी सी विकसित संरचना होती है क्या, मूलाभास, और मूलाभास से अधिक विकसित होते हैं मूल यानी जड़। तो मूलाभास पाए जाते हैं। इन मूलाभास का कार्य क्या होता है कि ब्रायोफाइट जो थैलस होता है, सुकाय होता है, उसको आधार से चिपकाए रखना या आधार में स्थिर रखना और किसका अवशोषण करना, जल और खनिजों का। ठीक है। नेक्स्ट 4th नंबर पर लेते हैं अपन इनमें संवहन ऊतक अनुपस्थित होता है। संवहन ऊतक मीन्स जाइलम और फ्लोएम, है ना, वेस्कुलर टिश्यू। संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम को कहते हैं। तो संवहन ऊतक कैसा होता है, इनमें अनुपस्थित होता है। शैवालों में भी अनुपस्थित पड़ा था, है ना, और ब्रायोफाइट में भी क्या होता है, ये अनुपस्थित होता है ना। अब आते हैं आगे 5th नंबर, इनकी मुख्य पीढ़ी, ध्यान दो, मुख्य पीढ़ी शब्द आया है ब्रायोफाइटा का। जब पूरा हम लाइफ साइकिल पढ़ते हैं, जीवन चक्र, तो ब्रायोफाइटा के जीवन चक्र में कितने पादपकाय आते हैं, 2। कितने आते हैं, 2। एक मुख्य पीढ़ी कहलाता है जहाँ से जीवन चक्र शुरू होता है, और एक बीच में द्वितीयक पीढ़ी आती है, यानी दूसरा पौधा भी निर्मित होता है। तो 2 पादपकाय आते हैं जिनमें से जहाँ से जीवन चक्र शुरू होगा वो क्या कहलाएगा, मुख्य पीढ़ी, और जो दूसरे नंबर पर आएगा उसको कहते हैं द्वितीयक पीढ़ी। ठीक है। तो इनकी मुख्य पीढ़ी कैसी होती है, युग्मकोदविद होती है। कैसी होती है, युग्मकोदविद होती है। युग्मकोदविद यानी गैमेटोफाइट होती है। तो युग्मकोदविद और गैमेटोफाइट का अर्थ क्या हो गया बेटा, युग्मकोदविद का अर्थ होता है अवस्था कैसी है, अगुणित। अगर आपको ध्यान हो तो थोड़ा बहुत ये बताया भी था कि जब भी अगुणित भाग आता है, अगुणित अवस्था आती है तो उसको युग्मकोदविद कहते हैं, और द्विगुणित अवस्था आती है उसको बीजाणुद्विद कहते हैं। तो ये कैसा होता है, युग्मकोदविद होता है, मुख्य पीढ़ी यानी अगुणित होती है। ठीक है। अब अपन चलते हैं कहाँ, रिप्रोडक्शन की ओर। 6 नंबर, इनमें जो जनन की प्रक्रिया है, रिप्रोडक्शन है, वो 3 तरह से होता है, कायिक, अलैंगिक व लैंगिक, 3 विधियों से होगा। अब कायिक जनन लेते हैं अपन पहले। कायिक जनन मुख्य रूप से एक तो इसमें विधि होती है खंडन। खंडन का मतलब क्या होता है, सुकाय किसी कारण से क्या हो जाए, खंडों में टूट जाए, तो बनने वाला प्रत्येक खंड विकसित होकर के क्या बनाएगा, नया ब्रायोफाइट बना लेता है। ठीक है, खंडन। एक इसमें संरचना बनती है जिसको कहते हैं जैमा, है ना, एक कप प्याले नुमा संरचना, कायिक संरचना बनती है। थैलस इस पर सुकाय पर ही वो निर्मित होती है, और जब वो सुकाय से अलग होकर के नीचे गिर जाते हैं तो उनमें अंकुरण की क्रिया हो जाएगी, और उनसे नया क्या बन जाएगा, सुकाय बन जाएगा। जैमा आदि विधि द्वारा कायिक जनन। कायिक जनन में ध्यान रखना है खंडन और जैमा द्वारा। अब आते हैं अपन, पॉइंट मिटा लें ऊपर से।
अपन रिप्रोडक्शन की पढ़ रहे हैं तो रिप्रोडक्शन को ही आगे रखते हैं। हाँ, अब नंबर 8 में क्या करना है आपको? अलैंगिक जनन लेना है। तो अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? 2 प्रकार के बीजाणु बनते हैं, चल बीजाणु, मुख्य रूप से तो चल बीजाणु भी बनते हैं, और अचल बीजाणु। द्वारा, ठीक है। यानी इसमें बीजाणु बने बीजाणु धानियों में, और बीजाणु धानियों में चल और अचल की जगह आप सिर्फ चलो ले लेते हैं, तो क्या होते हैं? बीजाणु धानियों में बीजाणु बन जाते हैं, और बीजाणु अंकुरित होकर के क्या करते हैं? नया सुकाय बना लेते हैं। ठीक है बेटा। अब आते हैं अपन कहाँ? लैंगिक जनन पर। लैंगिक जनन जो होता है उसमें मुख्य पीढ़ी कौन सी बताई अपन ने? युग्मकोद्भिद। तो लैंगिक जनन में जो नर जननांग जो होता है, सबसे पहली बात तो हम यही लिखते हैं लैंगिक जनन में कि जननांग कैसे होते हैं? एक कोशिकी व बंध्य आवरण से आवृत। ठीक है। यानी जननांग कैसे होते हैं? एक कोशिकी होते हैं और बंध्य आवरण से आवृत होते हैं। इस बंध्य आवरण का एक और दूसरा नाम है, इसको कहा जाता है जैकेट। क्या कहते हैं? इस बंध्य आवरण को जैकेट कहते हैं। तो जो जननांग बनेंगे, नर जननांग और मादा जननांग, वो एक कोशिकीय बंध्य आवरण से चारों ओर से क्या होंगे? आवृत होंगे, और उस आवरण को कहते हैं जैकेट। तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो जननांग होंगे वो जैकेट द्वारा कैसे रहते हैं? आवृत रहते हैं। ठीक है। क्या रहते हैं? जैकेट द्वारा आवृत रहते हैं। आगे चलते हैं। 10th नंबर, इसका जो नर जननांग होता है उसको कहते हैं पुंधानी, व मादा जननांग का नाम होता है स्त्रीधानी। ठीक है। नर जननांग जो ब्रायोफाइट में बनेगा उसको पुंधानी कहेंगे, और मादा जननांग को क्या कहेंगे? स्त्रीधानी कहेंगे। आगे 11th नंबर डाल देते हैं। 11th नंबर में नर जननांग जिसका नाम क्या लिखा था हमने? पुंधानी, में क्या बनते हैं? पुमड़ु। पुमड़ु क्या होते हैं? नर युग्मक। बनते हैं। पुंधानी यानी नर जननांग में क्या बने? नर युग्मक, जिनको क्या कहते हैं? पुमड़ु। नर युग्मक ध्यान रखना कसाविका युक्त होते हैं, यानी गतिशील होते हैं। ठीक है। नर युग्मक कैसे होते हैं? कसाविका युक्त, यानी गतिशील हो गए। फिर 12th पॉइंट ले लें। 12th पॉइंट में क्या है? मादा जननांग स्त्रीधानी में क्या बनेगा? एक अंड कोशिका बनती है जो किस रूप में कार्य करती है? मादा युग्मक के रूप में कार्य करती है। ठीक है। दोनों प्रकार के युग्मक बन गए। अब अगला जो पॉइंट आ रहा है वो ध्यान रखने योग्य है। इसमें ध्यान रखना है निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है। निषेचन के लिए जल कैसा होता है? आवश्यक होता है। यदि जल उपस्थित नहीं है तो ब्रायोफाइटा में निषेचन की क्रिया भी संपन्न नहीं होगी। उसका कारण
नर युग्मक अभी बताया था हमने कैसे होते हैं, कशाविकाओं युक्त होते हैं। तो कशाविका युक्त संरचना तरल माध्यम में गति कर सकती है, यानी पानी में गति करेंगे नर युग्मक, और यदि पानी नहीं होगा तो उनमें गति नहीं होगी। पानी यदि उपस्थित होगा तो उनमें गति होगी, और वो कहाँ तक पहुँच जाएंगे, अंड कोशिका यानी मादा युग्मक तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, इसलिए जल आवश्यक होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट, सेवंथ, एट्थ और नाइन्थ, 12, 13, अरे 14वां नंबर आएगा। तो निषेचन की क्रिया होगी। अब क्या बनेगा, निषितांड। निषितांड का मतलब क्या होता है, युग्मज होता है। निषितांड अंकुरित होकर द्वितीयक पीढ़ी बनाता है। ठीक है, देखो मुख्य पीढ़ी हमने क्या पढ़ी थी, युग्मकोद्भेद। अब आ गए अपन कहाँ, द्वितीयक पीढ़ी पर। अब देखो ध्यान देना, द्वितीयक पीढ़ी का ही दूसरा नाम क्या होता है, प्रोथैलस। क्या नाम होता है, प्रोथैलस। और ध्यान देने वाली बात है, द्वितीयक पीढ़ी किससे विकसित हो रही है, निषितांड से। निषितांड का निर्माण किससे हुआ है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से। तो नर युग्मक कैसे होते हैं, युग्मक कोई से भी हों, एगुणित होते हैं। दोनों प्रकार के युग्मकों का क्या हुआ, संलयन हुआ, तो एन और एन, निषितांड कैसा हो गया, 2n हो गया। और 2n अंकुरित होकर के जो नया पौधा बना रहा है ये भी कैसा होगा, 2n, यानी द्विगुणित। और द्विगुणित पीढ़ी को क्या कहते हैं, बीजाणुद्भिद कहा जाता है, बीजाणुद्भिद। ठीक है, तो जो द्वितीयक पीढ़ी या जो प्रोथैलस होता है वो कैसा होता है, द्विगुणित होता है, और इसको बीजाणुद्भिद पीढ़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजाणुद्भिद पीढ़ी। एक विशेष बात और ध्यान रखनी है कि बीजाणुद्भिद पीढ़ी जो होती है वो युग्मकोद्भिद ब्रायोफाइट पर ही उगती है। किस पर उगेगी, युग्मकोद्भिद सुकाय पर उगती है। इसलिए ब्रायोफाइटा में कहा जाता है बीजाणुद्भिद युग्मकोद्भिद पर निर्भर होता है। क्या कहते हैं, बीजाणुद्भिद युग्मकोद्भिद पर निर्भर होता है, यानी स्पोरोफाइट क्या है, डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट, है ना। मुख्य पीढ़ी पर कौन सी निर्भर होती है, द्वितीयक पीढ़ी निर्भर होती है, ऐसे भी कह सकते हैं, है ना। द्वितीयक पीढ़ी किस पर निर्भर होती है, मुख्य पीढ़ी पर निर्भर होती है। तो अभी सामान्य लक्षण हमारे थोड़े से रह रहे हैं रिप्रोडक्शन के। अब द्वितीयक पीढ़ी बन गई बीजाणुद्भिद। अब बीजाणुद्भिद में आगे किस तरीके से प्रक्रिया चलती है वो आपको हम नेक्स्ट अगले लेक्चर में बताएंगे। तब तक आप सहवाल को पढ़िए और ब्रायोफाइटा के जहाँ तक करा दिए उन सामान्य लक्षणों को पढ़िए। अब आपका ये तीसरा चैप्टर चल रहा है, तो हम आपको पहले और दूसरे चैप्टर के नोट्स बहुत जल्दी ही 1-2 दिन में उपलब्ध करवा देंगे। आप फेयर कॉपी बनाइए और उन नोट्सों को आपको क्या करना है, फेयर करना है। ठीक है बेटा, धन्यवाद।